नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का हमारे चैनल पर। कहते हैं कि तर्कस में कोर्सिस का वो तीर जिंदा रहा। कहते हैं कि तर्कस में कोर्सिस का वो तीर जिंदा रहा, हार चाहे जिंदगी में सब कुछ हो, मगर फिर से जिंदा उम्मीद रख। ठीक है, उसी उम्मीद और जज्बे के साथ आज हम 23 जून 2026 के करंट अफेयर का टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पूरा क्लास में बहुत ही ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। अगर एक बार आप क्लास को सही से सुन लोगे तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर देखने की ज़रूरत भी पड़ा तो रिवीजन के लिए 10 से 15 मिनट आप क्लास को देखना, पूरा का पूरा रिवीजन 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। और आपको इस तरह से एक्सप्लेन हम करेंगे कि आपका दिमाग में पूरा का पूरा बैठ जाएगा, कभी भूल नहीं पाओगे। और जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आप परफेक्ट 100% आप उसको टिक करोगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो हम आपको पता है कि मैं हर क्लास में जब क्लास लेता हूँ तो मैं बताता हूँ कि मैं किस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और जो टॉपिक को मैं कवर करता हूँ वो 100% एग्जाम एक्सपेक्टेड टॉपिक रहता है। ठीक है, वो हर जो 5, जैसे कि जनरली हम 5 टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो पांचों टॉपिक 100% एग्जाम एक्सपेक्टेड टॉपिक है। वो हर एग्जाम में, हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको करंट से अफेयर देखने को मिलेगा ही। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक रहता है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी को पूरा देश विदेश, इंडिया से लेके हर जगह के इकोनॉमिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा रहता है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो हमारे कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का रिलेशन कैसा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तीसरा है साइंस एंड टेक। ठीक है, फोर्थ है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स भी हमारे लाइफ का एक अहम मतलब हिस्सा बन चुका है, मैं इसको भूल नहीं सकता हूँ। और इससे हमें हर दिन अपडेट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर इससे अपडेट नहीं रहे तो क्वेश्चन आपका छूटेगा ही छूटेगा। तो हम क्या करते हैं, मैं स्पोर्ट्स को भी रखता हूँ। एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन का क्या, शिक्षा पैटर्न का क्या चेंजेस है, मतलब टोटल टॉपिक में कवर करता हूँ टोटल तरीके से। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम एक आप अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको आंसर करें। और आज का कौन स्टूडेंट क्यून एंड किंग बनता है, जो भी किंग और क्यून बनेगा उनको प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, सो चलो बिना देरी करते हुए हम अब चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते आज का पहला क्वेश्चन और किसका लक आज साथ देता है, कौन पढ़कर आया है जो कि आज करोड़पति तो नहीं हजारपति कौन बनता है। ठीक है, तो आप जो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करो, मैं उसको 1000 रुपया दूंगा। ठीक है, सो हम चलते फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस पदों के लिए कितनी रिक्तियां मतलब वैकेंसी जारी की है। ठीक है, तो आप जल्दी से आंसर करो कमेंट बॉक्स में, मैं अभी देख रहा हूँ कौन पहले है। ओके, तो चलो फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखते हैं आज का कौन करंट अफेयर का किंग है भाई, ये क्यों है। ठीक है, सो हम देख थैंक यू गुड मॉर्निंग अमित, स्वागत है। आपने आपका आंसर सबसे पहले आया, सो आज का विनर आप है। सो आज का करंट अफेयर का किंग है अमित कुमार। ठीक है, सो हाँ करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 4500 अप्रेंटिस का वैकेंसी सीबीआई ने निकाला है, लाइक सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कितना पैसा देगा, क्या यह परमानेंट जॉब है, कैसा है। तो हम आगे देखते हैं कि ये इसका डिस्क्रिप्शन में।
ठीक है। सो इसका महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है, तो पहला ये भर्तियां जो है सेंट्रल बैंक सीबीआई ने निकाला है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। पदों का नाम क्या है, अप्रेंटिस, ठीक है। सो कुल रिक्तियाँ मतलब भर्तियां कितना 4500, ये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निकाला गया है, ठीक है। आवेदन प्रारंभ कब से होगा, 12 जून, ऑलरेडी हो चुका है भाई, आप उसको फॉर्म को डालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आवेदन का अंतिम तिथि मतलब तिथि कब है, तो आज है, आज 12 बजे के पहले आपको इसका मतलब फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। सो आप फॉर्म ऑनलाइन भरोगे, ऑनलाइन, और उसके बाद इसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम है जुलाई 2026 का पहला सप्ताह, ठीक है। मतलब 3-4 तारीख वाला जो सप्ताह है ना, उसमें ही होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन परीक्षा, ये परीक्षा ऑनलाइन होगा, संभावित है, कंफर्म नहीं है, संभावित है कि ऑनलाइन लेगा या ऑफलाइन, बट प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा कि ऑनलाइन ही लेगा, ठीक है। सो आप जो अभी इसका फॉर्म नहीं भरे हो तो जाके जल्दी जल्दी से भर लो, ताकि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सर आप बोल रहे होगे कि सर आप ठीक है ये फॉर्म तो भर लेंगे, या अप्रेंटिस है, तो अप्रेंटिस क्या होता है, अस्थाई जॉब है या अस्थाई जॉब है, कितने पैसे मिलेंगे, कितना मतलब ट्रेनिंग होगा, क्या ये गारंटी है कि अप्रेंटिस के बाद जॉब कंटिन्यू करवाएगा या नहीं करवाएगा, तो हम आगे वाले स्लाइड में देखते हैं इसको, ठीक है। सो ये अस्थाई जॉब है, इसमें 1 साल का है, इसमें 15,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। ये परमानेंट जॉब नहीं है, 1 साल के बाद आपको ये गारंटी नहीं देता है कि आपको जॉब के साथ कंटिन्यू करवाएगा कि नहीं करवाएगा। तो ये 15,000 रुपये पर महीना आपको दिया जाएगा, 1 साल तक का ये जॉब है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि 1 साल के बाद का आप जॉब का ये रखेगा या नहीं रखेगा। बट 95% या 99% कह सकते हो कि अगर अच्छे परफॉर्म करोगे तो मतलब कंटिन्यू करा ही देता है, ठीक है। एज ए अप्रेंटिस लेता है, परफॉर्मेंस देखता है, आप अच्छे से मन से काम करोगे, उसको बेनिफिट होगा, उसको समझ में आएगा तो वो रख लेता है, तो उसका टेंशन नहीं है। बट अगर हाँ अभी आप फ्री बैठे हो तो पार्ट टाइम, एज ए पार्ट टाइम ही समझ के आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और 15,000 फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा सकते हो, और अपने 15,000 रुपये पर मंथ कमा के अपने एजुकेशन में लगा सकते हो, ताकि आपका मम्मी पापा का बोझ कम हो गया और अपना पढ़ाई अच्छे से करो। हाँ ठीक है। सो और कोई भी काम के लिए पंचुअल रहो। आज तो आप देखे होंगे कैसे मतलब सभी लोग गरीब जो बच्चे थे 2 मिनट कोई लेट पहुंचा, 3 मिनट कोई लेट पहुंचा, सब सिस्टम का फेल्यूर था, फिर भी कौन भुगत रहा, स्टूडेंट, ठीक है। आज सिस्टम का मतलब कि अब क्या करता है कि सेंटर कभी यहाँ छाप देता है, कभी वहाँ छाप देता है, और ऑनलाइन टेक्निकली इतनी इनकरेक्ट कर रहा है कि जब ऑनलाइन वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आता तो उस समय कुछ सेंटर रहता है, और जब सेंटर पे पहुंचता तो सेंटर अचानक गायब हो जाता है और चेंज हो जाता है, बोलता फिर से डाउनलोड करिए एडमिट कार्ड, उसके बाद एडमिट कार्ड में देखता है तो ये सेंटर ही चेंज। अब बताओ भाई कि अगर एक सेंटर आप 40 किलोमीटर दूरी पे बना के रखे हो, 50 किलोमीटर दूरी के बना के रखे हो, तो 1-1.5 घंटे में कैसे उड़ के जाएगा, एरोप्लेन है क्या उसके पास। उसके बाद भी आपका रोड नहीं बढ़िया है, ना ही ट्रैफिक अच्छी है, कितना तेज भगाएगा। और हमारे जो देश से जनसंख्या कितनी है, हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में कितना जनसंख्या है, तो ये मतलब कि अनपढ़ जैसे क्यों बनाते हो सेंटर को, अनपढ़ जैसे क्या मजाक बना के रखे हो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को। ये एक बात जान लीजिए, जो भी सरकार में बैठे हैं, अगर आप भी पढ़े लिखे हैं, अगर आप भी इस स्ट्रगल से निकले हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा कि हर एक युवा का सपना होता है एक अच्छा जॉब, ठीक है। और वो कितने दिन रात एक करके मेहनत करता है, और उसको 2 मिनट में उसके पूरा पानी फेर दे, तो भाई ये तो गलत है ना, ये सिस्टम का फेल्यूर है, आपका फेल्यूर है। अब बच्चा क्यों भूगतेगा हर टाइम, क्या बना के रखे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। भाई कब तक सहेगा आदमी, एक दिन बांध टूट जाएगी, सरकार को भुगतना पड़ेगा इसका खमियाजा। मैंने आज एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की का पिताजी, आप भी वीडियो देखिए, एक लड़की के पिताजी बेचारा कितना रो रहा है, सर पटक रहा है उसमें,
क्यों? क्योंकि उसकी बेटी का एग्ज़ाम छूट गया। क्यों? क्योंकि 2 मिनट लेट आया। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर कहीं और था, फिर सेंटर पे जाने के में टाइम लग गया, 2 मिनट लेट हो गया, नहीं ले रहा। भाई तेरे गलती है ना। अगर वो लड़का या लड़की सब कुछ करेक्ट होने के बाद अगर लेट आता है तो उसकी गलती है, क्योंकि वो पंचुअल नहीं है। बट अगर तुम्हारा सिस्टम फेलियर के कारण स्टूडेंट क्यों खामियाजा भुगतेगा? ठीक है, तो आप लोग भी पंचुअल रहो, और तो आप 1-2 घंटा पहले सेंटर पर चले जाओ, 2 घंटा पहले सेंटर पे जाओ, और सेंटर पे जाके हर चीज़ वेरीफाई करो। अभी बहुत सारा सिस्टम करप्टेड है, बहुत सारे सिस्टम में त्रुटियां हैं, तो आप हर टाइम अपडेटेड रहो, ताकि एक मोमेंट पर आपको ये ना बोला जाए वो ये तुम्हारा सेंटर तो ये नहीं है, तुम्हारा सेंटर कहीं और है, तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास वो नहीं है, ये नहीं है। तो इसलिए पहले जाओ, हर डॉक्यूमेंट को लेकर जाओ, और वहाँ पर हर चीज़ से अपडेटेड रहो, ताकि कुछ भी आकस्मिक हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप अपना एग्ज़ाम मिस ना करो। आपको जो भी करे आप एग्ज़ाम के लिए भागते हुए जाओ, ठीक है। सो ध्यान रखो, पंचुअल रहो, पढ़ाई पे फोकस करो। जॉब तो सरकार को देना ही पड़ेगा भाई, सरकार की बाप का थोड़ी है, सरकार को तो जॉब देना ही पड़ेगा। तो आप पढ़ाई करो, बस मन से करो, पंचुअल रहो, हर चीज़ में पंचुअलिटी की ज़रूरत है। आप पंचुअल रहोगे हर चीज़ मिलेगा, पंचुअल नहीं रहोगे नहीं मिलेगा, भटकना पड़ेगा, लेट लगेगा। जब तक नहीं समझोगे टाइम को तब तक आपको सक्सेस नहीं है, ठीक है। और एक ना एक दिन आपको टाइम को समझना ही पड़ेगा। अगर आप सच में लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है, 1911 में। कब स्थापित हुआ? 1911 में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1911 में हुआ है, ठीक है। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना सर सोराबजी पंचम, ठीक है, ने किया था। विशेषता क्या है इसका? पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जो पूरी तरह भारतीयों द्वारा संचालित होता था, ठीक है। पहला वाणिज्य बैंक था जो पूरी तरह भारतीयों द्वारा संचालित होता है। इसका राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की थी। कब किया था? 19 जुलाई 1969 में, ठीक है। राष्ट्रीयकरण बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। याद रखने का तरीका है, CBI 1911, बैंक ऑफ इंडिया BOI 1906 स्थापना दिवस है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1911 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का RBI 1935 में, ठीक है। सो ये सबसे पुराना बैंक है। सबसे पुराना बैंक कौन सा है? BOI, बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड सबसे पुराना बैंक कौन सा है? CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NPC का पूर्ण फॉर्म क्या है? NPC का पूरा नाम क्या है? तो NPC का पूरा नाम क्या है? NPC का पूरा नाम है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। NPC का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत में डिजिटल भुगतान और रिटेल पेमेंट सिस्टम स्वचालित करने के एक प्रमुख संस्था है, ठीक है। सो NPCI क्या है? तो रिटेल सिस्टम को स्वचालित करने की एक प्रमुख संस्था है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये डिजिटल भुगतान के लिए यूज किया जाता है, जो रिटेल पेमेंट सिस्टम को स्वचालित करने की एक प्रमुख संस्था है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? 2008 में। इसकी स्थापना कब हुई? 2008 में। भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के सहयोग से की गई है। NPC किसके सहयोग में हुआ? RBI एंड RBA, ठीक है। NPC का उद्देश्य भारत में सुरक्षित, सेफ, तेज, फास्ट और आसान कन्वीनियंट डिजिटल भुगतान प्रणाली को विकसित करना, ठीक है। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। इनका पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई है? 2008 में, ठीक है।
नियामक संस्था क्या है, इसका नियामक संस्था आरबीआई के मार्गदर्शन में कार्य करती है, आरबीआई के मार्गदर्शन में काम करती है। पहले कौन कौन था, आरबीआई, आईबीए, दोनों मिलकर इसको सहयोग दिया था। प्रमोटर बैंक कौन है, नियामक मतलब कंट्रोल पूरा किसका रहता है, जो नियम बनाता है आरबीआई। प्रमोटर इसका कौन है, इंडियन बैंक्स, ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए। भारतीय बैंक इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। एनपीसी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनपीसीआई द्वारा संचालित प्रमुख सेवाएं क्या क्या है। तो एनपीसी के लिए, एनपीसी द्वारा संचालित प्रमुख क्या क्या है, यूपीआई, रुपये कार्ड्स, भीम ऐप, आईएमपीएस, एनएसीएच, एईपीएस, ठीक है। सो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट और कॉरपोरेशन भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली स्वचालित करने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, ठीक है। तो इसके वो किसको स्वचालित कर, एनपीसीआई जो द्वारा जो स्वचालित सेवाएं कौन कौन से हैं, यूपीआई, रुपये कार्ड, भीम ऐप, आईएमपीएस लाइक इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। सो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। एनएसीएच क्या है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। एईपीएस का क्या, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एपीईएस। सो ये 5-6 सिस्टम जो है, जो एनपीसीआई उसको संचालित करती है। एनपीसीआई संचालित करती है यूपीआई, रुपये कार्ड, भीमा, आईएमपीएस, एनएसीएच, एईपीएस, ठीक है। ये 6 को एनपीसीआई द्वारा संचालित किया क्या प्रमुख सेवाएं हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबीए का पहला सेंट्रल बैंक एशियन का सदस्य कौन था, इसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबीए का पहला सेंट्रल एशियन सदस्य बना है, पहला सेंट्रल एशियन सदस्य बना है। यह सदस्यता 5 जून 2026 से प्रभावी हुई है। कब हुआ, 5 जून 2026 से प्रभावी हुआ। भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एमबीबीआई आप ये आने वाले कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। प्रभावी हुई है, ठीक है। कब से ये चलना स्टार्ट, मतलब कि ऑफिशियली मतलब सदस्यता मिला है 5 जून 2026 से। साथ ही एनबीडी 10वां सदस्य बन गया है, देश का एनबीडी का 10वां सदस्य बना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10वां सदस्य एनबीडी का एनबीडीए का 10वां सदस्य कौन है, ठीक है। सो सेंट्रल एशियन का ये पूछ सकता है कि पहले सेंट्रल एशियन का सदस्य कौन बना है, ठीक है। तो इसका सदस्यता कब मिली, अब 6 जून 2026 को। सेकेंड क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एनबीडीए का 10वां सदस्य लाइक सेंट्रल एशियन का 10वां सदस्य कौन बना है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रख लेना, भूलना मत। ये आने वाले कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, मैं यहाँ इसको क्या किया हूँ कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पे मैं रखने का काम किया हूँ। सो जैसे कि आप ये देख लो कि एनबीडीए क्या है। एनबीडीए न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबीए बहुपक्षीय विकास बैंक है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने 2014 में की थी। कब किया है, 2014 में किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना, ठीक है, वित्तीय सहायता देना। तो ये जो ब्रिक्स जो बना है ना, तो इसमें सबसे अहम रोल इंडिया निभाया है, ठीक है, सबसे की रोल जो है इंडिया का है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हो। सो सेंट्रल एशियन का सदस्य कौन सा है, सो इसका और सदस्यता प्रभावी कब हुआ था, 5 जून 2026 से। एनडीबीए का 10वां सदस्य भी इसी का है। तो 3-4 क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा आपको, तो आंसर करना। और ये एमबीबीआई है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कैसे भी घुमा के पूछे लेकिन पूछेगा ही पूछेगा, राइट। सो आप इसको याद अच्छे से कर लेना, भूलना मत, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका स्थापना भी है, एनडीबीए का स्थापना 2014 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ? संघाई, जो चाइना में है, ठीक है, चाइना में। संघाई का है चाइना में है, ठीक है, संघाई का है चाइना में। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंडिंग देना। किसको देना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किस समूह ने किया है? तो ब्रिक्स, ठीक है। ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, अब हम देखते हैं इसका डिटेल्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था भाई? बताओ कब हुआ था? न्यू बैंक लाइक एनडीबीए का स्थापना ब्रिक्स देशों ने 15 जुलाई 2014 को की थी। इसका उद्देश्य था विकासशील देशों, डेवलपिंग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचाओं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। इस बैंक को पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता था। इस बैंक को पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को नाम चेंज करके एनडीबीए किया गया है, तो ये भूलना मत, ठीक है। क्या कहा गया है? एंड ब्रिक्स का एनडीबीए किसका? एनडीबीए का पहला नाम क्या था? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। अभी क्या है? इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इसका नाम चेंज करके इसको एनडीबीए कर दिया गया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं, इसको देखते हैं डिटेल्स में क्या। साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था? 2010 में शामिल हुआ, जिसके बाद उसका नाम ब्रिक्स हो गया। पूर्ण तथ्य क्या है इसका? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसका एनडीबीए का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका स्थापना पूछ सकता है, स्थापना करने वाला समूह पूछ सकता है, इसका मुख्यालय पूछ सकता है, मुख्यालय कहाँ है वो पूछ सकता है, चाइना में जो हम बताएं, ठीक है। इसका वर्तमान अध्यक्ष क्या है? डिल्मा रोसेफ, ठीक है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता देना। ये क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी आएगा, इसका अध्यक्ष का भी आएगा। 2026 का अध्यक्ष जो भी है ना, उनका नाम आता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको। एक तो अध्यक्ष कौन है उसका, इसका मुख्यालय कहाँ है वो, इसका समूह और डेट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आया ना यहाँ पे एनडीबीए का फुल फॉर्म, लेकिन ये 4-5 है ना, वो किसी न किसी तरह से आएगा और आने वाले एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा। कई एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आर्थिक सहयोग। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और एआई आधारित एज वेरिफिकेशन लागू करने वाला देश कौन सा है? सैन्य गठबंधन, ठीक है। इसका है देश कौन सा है? तो इसका देश है कौन? लाइक ऑप्शन नंबर बी है यूएई, इन अरब देश है, ठीक है। यूएई ने 15 वर्ष के आयु के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। उसका एज वेरिफिकेशन के लिए एआई का यूज करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। गगनयान किससे संबंधित है? मानव अंतरिक्ष मिशन, ऑप्शन नंबर बी, मानव अंतरिक्ष मिशन। गगनयान किससे संबंधित है? मानव अंतरिक्ष मिशन, ठीक है। आदित्य L1 किसका अध्ययन करता है? तो सूर्य का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का। ये इस जगह जाकर लैंड किया गया है कि सूर्य को तो बिना रुकावट का एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। इसका लास्ट कल का क्लास में मैंने डिस्कस करके पूरा एक्सप्लेन किया हूँ आदित्य L1 के बारे में, कि आदित्य L1 क्या होता है, कौन सूर्य का कौन सा पोल पे गया, क्या अध्ययन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें कल का क्लास में है, तो इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। मैंने कल का क्लास में कर दिया हूँ, पूरा का पूरा डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो कल का सेशन आप जाके एक बार जरूर विजिट करें,
ठीक है। तो आपको और दूसरी बात ये है भाई कि अगर आप पढ़ते हो ना तो कंटिन्यू क्लास देखो, ठीक है। कि बहुत सारे क्वेश्चन है कि कल का सेशन में हो या कल का पीछे का एक दो सेशन में मैंने डिस्कस किया हूँ और पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, बट वो क्वेश्चन का कुछ पार्ट मतलब बचा हुआ है जो कि आज का डेट में करंट अफेयर बन गया है। तो मैंने हर दिन वो करंट अफेयर को कवर करता हूँ जो एक्चुअल इवेंट बनता है, ठीक है। तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने तो पहले एक्सप्लेन करके पिछले क्लास में छोड़ दिया हूँ। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसी को कवर करता हूँ, राइट। सो आप हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जून 2026 में प्रधानमंत्री ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के कितने स्वदेशी युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा 3, ठीक है। 3 कितने दिया? 3। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा स्टेल्थ फारगेट है, ठीक है, फारगेट है। सो इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर आप लोग करना, ठीक है। ये MBBI है, आप इसका आंसर का कमेंट करके बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। INS संशोधक क्या है? INS संशोधक क्या है? INS संशोधक क्या है? अब बताओ। ये भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करके देना। जो भी ये दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दिया उसको कल की क्लास में मैं उसका नाम कॉल आउट करूंगा और उसको अप्रिशिएट करूंगा, ओके। सब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, INS एंग्री किस श्रेणी में आता है? INS एंग्री किस श्रेणी में आता है? सो इसको कोई बता सकता है? ओके ओके, हाँ, ओके। सो INS एंग्री जो ओके, सो INS एंग्री किस श्रेणी का पोत है? INS एंग्री किस श्रेणी का पोत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम देखते हैं ओलंपिक डे कब मनाया जाता है। तो ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओलंपिक डे कब मनाते हैं? तो ओलंपिक डे हम 22 जून को मनाते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, 22 जून। ओके, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, 23 जून, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, 21 जून। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून 2021। तो इसके बारे में भी मैं कल के क्लास में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हूँ, पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। कब, क्यों, महर्षि इसको स्थापना कौन किया था, महर्षि पतंजलि, कब, इतने किसने, योग सूत्र, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन पूरा कल के क्लास में दिया हूँ। और तो और हरियाणा का जो गवर्नमेंट है वो 6 क्लास से इसको अपने एकेडमिक कैलेंडर में, एकेडमिक सेशन में डाला हुआ है। और जो भी हरियाणा के अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें योगा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाला है। तो आप जो भी हरियाणा का एग्ज़ाम लिखने वाले हो, प्लीज़ आप योगा वाला कल का क्लास जो 22 जून का करंट अफेयर में पढ़ाया हूँ उसमें जाके देखना। उसमें मैंने 25 क्वेश्चन बस मैं योगा का ही कराया हूँ, और वो 25 क्वेश्चन आपने देख लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका योगा से छूटेगा नहीं। तो प्लीज़ कल वाले क्लास आपको जरूर देखिए, जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। और तो और भाई जो भी लाइव है, जो भी लाइव या कोई अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करो
आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है। और तो और ये जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का ट्राई करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ ये कंटेंट मेरा पूरे हर उन बच्चों के पास जाए, हर उन बच्चे के पास जाए जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, जो कुछ करना चाहता है, कुछ लाइफ में बनना चाहता है। मैं चाहता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाता हूँ, वो हर लोगों के पास जाए। वो क्वेश्चन भी हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो जितना हो सके इसको शेयर भी करो आप लोग, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं एसएससी सीजीएल 2026 में एसएससी सीजीएल ये भी क्वेश्चन आने वाला है भाई, ठीक है। ये आंसर मतलब कि ये एग्जाम में भी योगा का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो ये वाला भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो एसएससी सीजीएल 2026 में कुल कितनी रिक्तियाँ मतलब पद जारी हुई है, तो यह है 12,256, ऑप्शन नंबर सी 12,256। सो आपको बहुत सारे क्लास में आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, मैं क्या करूँगा कि हर जितने भी वैकेंसी आ रहा है ना उसका डिटेल्स बना के मैं एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, कि एसएससी सीजीएल में क्या कितना भर्तियां हैं, कौन से डिपार्टमेंट कितना भर्तियां, एज, क्वालिफिकेशन, कैसे भर सकते हैं, पेमेंट क्या, मैं टोटल देख के एक वीडियो बना दूंगा। तो जिनको भी डाउट रहेगा वहाँ पर उस वीडियो को देख लेना, आपको वहाँ पर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। सो एसएससी सीजीएल का आवेदन का अंतिम तिथि क्या है? सो भाई ये बताओ कि आवेदन के अभी आप लोग पहले ये बताओ कि भरे हो फॉर्म कि नहीं भरे हो? एसएससी सीजीएल आ गया है, आप लोग भरे हो या नहीं भरे हो? ठीक है, अगर भर दिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो मिस कर गए तो भाई मिस नहीं करना चाहिए, आप लोगों को एक एक फॉर्म डालना चाहिए, आगे का रिजल्ट जो भी हो, ठीक है, बट आपको पूरा का पूरा एग्जाम फॉर्म तो डालना ही चाहिए, ठीक है। सो एसएससी सीजीएल का आवेदन का अंतिम तिथि है 21 जून 2026, जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा कौन आयोजित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनटीए, ठीक है, एनटीए कौन करता है? एनटीए। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 22 जून 2026 को तकनीकी कारणों से यूजीसी 22 जून मतलब आज 22 जून 2026 को तकनीकी कारणों से यूजीसी नेट का कौन सा परीक्षा केंद्र प्रभावित हुआ है? सो इसका है ऑप्शन नंबर सी, जालंधर सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो जालंधर में है, ठीक है। 22 जून अगेन रीनीट कराने के बाद भी हमें ये त्रुटियां देखने को मिल रहा है। तो मैं सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप बच्चे के साथ मत खेलिए। बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पूरा दिन रात एक करके पूरा मेहनत करता है, उसके बाद एक एग्ज़ाम आता है और उसको तुरंत 2 मिनट में री एग्ज़ाम कैंसल, पेपर लीक, सेंटर गलत, सेंटर में तकनीकी। भाई आप लोग करते क्या हो? क्या आपका ट्रायलिंग होता है? क्या सेंटर में कुछ करने से पहले आप पूरा उसका निरीक्षण नहीं किया जाता है? तो आप लोग करते क्या हो? आपका सिस्टम क्या बोलता है? मतलब किसी के भविष्य के साथ आपको खेलने का हक किसने दे दिया? आपको गवर्नमेंट में बैठाइए, इसका मतलब थोड़ी कि आप किसी को भी एकदम एक जानवर की तरह ट्रीट करोगे, उसका लाइफ से पूरा खेलोगे। आपको किसने हक दे दिया इसका? प्लीज़ सुधारिए इस सिस्टम को, नहीं तो आपको एक दिन इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब हो सकता है सरकार में भी ना रह पाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी मजाक है, किसी का लाइफ का सवाल है। दिन रात उसके माँ बाप, लड़का, दोस्त सब उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि इस बार में डॉक्टर बन जाएगा, इस बार डॉक्टर बन जाएगा, इस बार इस कॉलेज में चला जाएगा। लड़का खूब जोश में रहता है, खूब पढ़ता है, तैयारी करके रहता है कि इस बार तो कबाड़ ही दूंगा मैं। और आप क्या कर रहे हो? 2 मिनट में सेंटर चेंज, आप यहाँ गए 2 मिनट लेट हो गए, नहीं देंगे। भाई तेरा गलती है ना, आप लोग का गलती, आप सेंटर गलत क्यों डालें? हाँ, अगर आप सब कुछ करेक्ट करके रखते हो, अगर हम नहीं आते टाइम पे, मेरी गलती है, वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं नहीं दिया, हम अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन मैं अगर खेल रहा हूँ अपने लाइफ के साथ, आपको किसने हक दिया मेरे लाइफ के साथ खेलने? ये गलत है।
और ये जल्दी सिस्टम सुधारिए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। खास करके मैं मोदी सरकार से तो गुजारिश करूँगा कि आप इसको देखिए, बहुत करीबी से देखिए, क्योंकि युवा ही देश का फ्यूचर है। अगर आप स्टार्टअप इंडिया, टेक्नोलॉजी बेस्ड आप इंडिया को बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, तो किसको लेकर कराना चाहते हैं? युवा को। युवा आपका भटक रहा है रोड पे, तो आप किसको मतलब पढ़ा रहे हो कि हम ये इनोवेशन, वो इनोवेशन? कोई इनोवेशन नहीं है भाई, ये सब फर्जीवाड़ा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, इसरो का आरबीआई का स्थापना कब हुआ है? 1935। आरबीआई का स्थापना कब हुई है? 1935। भाई ये सब रैपिड फायर क्वेश्चन है, ठीक है, रैपिड फायर है, ये हम रिवीजन करवा रहे हैं। लास्ट क्लास में ये सब क्वेश्चन हुआ था, तो जो भी आप आंसर जानते हो आप फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में डालते जाओ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015। कौन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसका काम क्या है? नीतियां बनाना, राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक मतलब सामंजस्य स्थापित करना, गरीबों के लिए हित में सोचना। सो ये सब काम नीति आयोग का है। मतलब सीधी सी बात है, नीतियां बनाना। ठीक है, कि कंट्री डेवलपमेंट में नीतियां बनाना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, न्यू दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ब्रिक्स में बी का अर्थ क्या है? मतलब ब्राजील। सो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, सो ये 5 देशों मिल के इन्हें ब्रिक्स को बनाया है। ठीक है, अभी अभी और ब्रिक्स को ब्रिक्स वर्ल्ड बैंक था, उसका नाम चेंज करके एनडीबीए किया गया है। जो भी 10वां सदस्य सेंट्रल एशिया का एक देश शामिल किया गया है, जो 10वां देश है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भाई एनपीसीआई के बारे में मैं पूरा पिछले क्वेश्चन पे डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो आप पिछला क्वेश्चन भी देखिए, नहीं तो पिछला क्लास जाके देखिए, पिछला क्लास जाके देखिए। मैंने बहुत बार इसका डिस्कशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हूँ। तो मैं बस यहाँ पर एज अ रैपिड फायर मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, सो जो भी बच्चा रिवीजन के लिए आते हैं, सो प्लीज़ लास्ट तक रुकिए। जो क्लास स्टार्ट होती है ना, लास्ट तक रुकिए। लास्ट में आपको मिलेगा रैपिड फायर, जो भी किंग बनेगा वो यहाँ का करेंट स्फीयर का आज का किंग होगा। तो आप लास्ट तक देखिए, लास्ट में रैपिड फायर हम खेलते हैं। जो भी जितना याद करके आया है 2 मिनट में रिवीजन। ठीक है, 2 मिनट में रिवीजन। ओके, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 27। गगनयान का उद्देश्य क्या है? भारतीय अंतरिक्ष यात्राओं को अंतरिक्ष में भेजना। ठीक है, गगनयान का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबीए का मुख्यालय कहाँ है? एनडीबीए का मुख्यालय कहाँ? इसका मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन किया हूँ। तो इसका है संघाई, चाइना में है। संघाई कहाँ है? चाइना में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29। पहला इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015। 21 जून को ही क्यों चुना गया भाई? तो 21 जून यूएन ने जब स्वीकार किया था, तो यूएन ने ही 21 जून रखा, क्योंकि ये एक पवित्र आध्यात्मिक दिन है, जिस दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटा होती है। ठीक है, इसका होने के कारण क्या है? जो तो पृथ्वी जो झुकी है वो उस टाइम 23.5 टेल होती है। ठीक है, टेल होती कितना? 25.5 डिग्री। ओके, सो पृथ्वी, ओके, इसलिए 21 जून को चुना गया है। एक पवित्र आध्यात्मिक दिन है। कौन चुना है? यूएन, स्वीकार किया था यूएन। सो इसके बारे में योगा से रिलेटेड कल के क्वेश्चन जरूर देखिए।
हम 20 से 25 क्वेश्चन कवर करने का ट्राई किया हूँ कल वाले सेशन में, जो कि केवल योगा से रिलेटेड है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी हरियाणा का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 110% बहुत सारे क्वेश्चन योगा के आने वाले हैं। 3 से 4 नंबर आपको योगा का क्वेश्चन वहाँ देगा, तो भाई प्लीज़ मिस मत करना। 3 से 4 नंबर तो पक्का करना है तो योगा का पढ़ना है, 3 से 4 नंबर पक्का करना है तो योगा का पढ़ना है, ठीक है, जो भी हरियाणा का है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, मैं उसके ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, ओलंपिक डे पहली बार कब मनाया गया था? 1948, ठीक है, 1948। एक सेकेंड, ओलंपिक डे पहली बार कब मनाया गया था? 1948 में, ठीक है, 1948 में। इसको याद रखिए कि ओलंपिक डे पहली बार कब मनाया गया था, तो 1948 में। आज का सेशन हम पूरा कवर कर लिए हैं। रैपिड फायर में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हूँ, जो क्वेश्चन बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप कभी भी मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देखना रिवीजन के तौर पे, ठीक है। और आपको जो भी भाई लोग आज पहली बार ज्वाइन किया है या जो हमारे चैनल पे नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। लोगों को शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूं। और हाँ, जो मैं भी कंटेंट दे रहा हूँ, एग्ज़ाम 100% एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड रहता है। जो भी मैं टॉपिक कवर करता हूँ एग्ज़ाम का 100% एक्सपेक्टेड होता है। प्लीज़ शुरू से लेके लास्ट तक, अंतिम तक वीडियो जरूर देखिए। हाँ, कहीं भी क्लैरिटी नहीं आती है, कहीं भी कुछ चीज़ें मिस हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बताएं, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा ताकि आने वाले क्लास में आपको और अच्छी से अच्छी क्रिस्टल एंड क्लियर नॉलेज को डिलीवर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करूँ, ताकि आपको भी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत से बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। अभी तुरंत अगर PDF का नोट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत जुड़े हमारे साथ YouTube चैनल @Solas पर, इंजीनियर सूरज कुमार, इंस्टाग्राम team01, फेसबुक पेज सोलस पर, व्हाट्सएप पे जो ये नंबर दिया गया है हमें अभी मैसेज करिए, मैं आपको पूरा PDF फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा क्लास में यही खासियत है कि नोट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको क्लास को सुनना है, पढ़ना है, समझना है, दैट्स इट। इसके सिवा कुछ नहीं करना है। आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट PDF हम प्रोवाइड करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।